नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में हर बार अलग विषय के साथ हाजिर हम होते हैं आपके सामने, और आज का जो हमारा विषय है वो जुड़ा हुआ है पशुपालन से। पशुपालन जो कि कृषि का पूरक माना जाता है, और कहीं ना कहीं दोनों ही अगर क्षेत्रों की बात की जाए, कृषि और पशुपालन, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ना सिर्फ संभावनाएं बहुत ज़्यादा बल्कि एक बड़ा हिस्सा जो है इनका योगदान इस क्षेत्र में रहता है। इसी को लेकर हमारा जो आज का विषय है वो है मानव और पशु के मध्य संक्रामक रोग, यानी किस तरीके से वो रोग जो पशु से इंसानों में पहुंचते हैं, हम तक पहुंचते हैं, और क्या रोग कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे ज़रिए पशु तक पहुंचते हैं। इस रोगों के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी होगी, और किस तरीके से इनसे बचा जा सकता है, क्या विकल्प हमारे पशुपालकों के पास, इन तमाम बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करें, आइए उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या आपको भी पालतू जानवरों के साथ रहना पसंद है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे आप बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। पालतू जानवरों के साथ सोने से आप कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। 100 ऐसी बीमारियां हैं जो पालतू जानवरों से आप तक पहुंचती हैं। वहीं इन्हें मिलाकर करीब 250 बीमारियां ऐसी हैं जो जानवरों से इंसान को लग सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो अपने पालतू जानवरों को साफ रखते हैं, रोजाना उन्हें नहलाते हैं, उन्हें पौष्टिक खाना देते हैं और एकदम साफ सुथरा रखते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जानवर को कितना ही साफ क्यों ना रखा जाए, उसके चाटने या खुरचने से भी आपको बीमारियां हो सकती हैं। आपको बता दें कि पालतू जानवरों से आने वाली बीमारियों में हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित डिसऑर्डर मुख्य हैं। इनके संपर्क में आने से एलर्जी भी हो सकती है। कैट स्क्रैच भी एक बीमारी है। बिल्ली के चाटने से होने वाली ये बीमारी लिवर और किडनी के लिए काफी खतरनाक साबित होती है। बच्चे और बुजुर्ग इन बीमारियों की गिरफ्त में आसानी से आते हैं। कई लोग पालतू जानवरों को अपने शौक के लिए पालते हैं, लेकिन बहुत से लोग जानवरों से होने वाली आमदनी के लिए उन्हें पालते हैं। गांव में तो करीब करीब सभी घरों में गाय, भैंस, बकरी और कई तरह के दूसरे जानवरों को पाला जाता है। इन जानवरों के दूध को बेचकर ग्रामीण आबादी अच्छी आमदनी कमाती है। लेकिन पशुओं को पालते वक्त इस बात को अक्सर महत्व नहीं दिया जाता कि कुछ रोग जानवरों के जरिए इंसानों में भी फैल सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जाना किस तरीके से हमारे जो बेजुबान पशु हैं उनमें कई तरह के रोग आते हैं और वो रोग हमारे पास भी आ जाते हैं। यानी पशु और मनुष्य जो है एक रिश्ता रहता है, अलग ही रिश्ता। एक किसान की अगर बात की जाए, पशुपालक की बात की जाए, ऐसा नहीं वो अपने पशु को अपने से बहुत दूर कर देगा, लेकिन यहाँ पर कई तरह की सावधानी है, उनसे बचना बेहद ज़रूरी होता है। इस रिपोर्ट में आपने जाना जूनोटिक रोगों की अगर बात की जाए, किस तरीके से रोग फैलते हैं और किस तरह के लक्षण जो हैं वो इनके हमें पहचानने होंगे जिससे बचा जा सके। क्योंकि आजकल काफ़ी अगर हम बात की जाए, काफ़ी संख्या में इससे जो लोग हैं वो प्रभावित होते नजर आते हैं, लेकिन इसके लक्षणों को वो भाप नहीं पाते। इन्हीं सब पहलुओं को लेकर आज हम विचार विमर्श करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ हमारे मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक सिंह, सहायक महानिदेशक हैं पशु स्वास्थ्य, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो हमारे किसान हैं, पशुपालक हैं, उनको जानकारी दी जाती है और वो समस्याओं से दूर रहें, और उनके हितों के लिए किस तरीके से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, और ख़ासतौर से जो संस्थान हैं हमारे वो प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग जी, निदेशक प्रोफेसर, अध्यक्षता कम्युनिटी मेडिसिन, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जिन रोगों की हम यहाँ आज बात करने वाले हैं, अगर वही रोग इंसानों में हो जाते हैं तो इंसानों को क्या करना चाहिए, किस तरह की सावधानी बरतनी होगी, लक्षण उनके कैसे पहचानने होंगे जिससे उनसे बचा जा सके। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर DK सिंह, प्रधान वैज्ञानिक हैं IVRI इज्जतनगर बरेली में। डॉक्टर सिंह से हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे जिन रोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जूनोटिक रोगों की अगर बात की जाए, संक्रामक रोग जो होते हैं कैसे इससे हम बच सकते हैं, और ख़ासतौर से इंसानों को यहाँ पर थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। तमाम सावधानियाँ हम जानेंगे, लेकिन पशु को कैसे हमें ठीक रखना है ये इनसे समझने की हम कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अश्विनी अशोक राहुल जी, प्रधान वैज्ञानिक हैं निषाद भोपाल में, एक संस्थान जो लगातार
प्रयासरत रहा है, बल्कि प्रयासरत नहीं, हम ये भी कह सकते हैं जो हमारे किसान हैं उनके लिए आय का ज़रिया अगर बनता है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो खेती किसान के साथ शुरू कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी कई सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। उन्हीं सावधानियों को लेकर यहाँ हम बात करेंगे डॉक्टर अश्विनी से। और आखिर में हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर दीपक राहुल जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं पशुजन स्वास्थ्य विभाग IVRI बरेली में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने देखा, जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जूनोटिक रोग, शायद कुछ किसान भाई हमारे इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए हम सबसे पहले यहाँ डॉक्टर DK सिंह आपसे हम जानना चाहेंगे, जूनोटिक रोगों की अगर बात की जाती है, क्या ये रोग हैं और इसमें किस तरह के से जो पशु की हम बात करते हैं, पशु से ये रोग इंसानों में आ जाते हैं, किस तरह से पूरा देखने को मिलता है? जैसे कि आप सभी जानते होंगे, रेबीज, कुत्ते का पागलपन, वो कुत्ते के काटने से मनुष्यों में भी आ जाता है। इस तरह की बहुत सी बीमारियां हैं जो पशुओं से मनुष्यों में आती रहती हैं जी। इन बीमारियों का पशुओं से मनुष्यों में आने का मुख्य कारण ये है कि हम बहुत सी सावधानियां नहीं करते हैं। हमारे समाज की संरचना कुछ ऐसी है कि मनुष्य और पशु एक दूसरे के साथ मिलजुल कर उनकी आवश्यकताओं के साथ रहते हैं। जी बिल्कुल। मनुष्य पशुओं के पालन में अपना पूरा योगदान करते हैं, जिनसे उनका जीवन यापन होता है जी। तो इस तरह की बीमारियां पशुओं से मनुष्यों में आती रहती हैं, जो विषाणु, जीवाणु और परजीवी सभी तरह के होते हैं। और हमें अगर थोड़ी सी इसकी सावधानी रखें, पशुओं को कैसे रखना है, उनके पास जाकर उनके बीमारी के इलाज के लिए पशु चिकित्सकों से हमेशा मिलते रहना चाहिए। इस तरह की सावधानियां अगर हों, जितनी दूरी उनसे आवश्यक हो उतनी बनाए रखें, उनके पालन पोषण का उचित ध्यान रखें, तो हम उन रोगों से बखूबी बच सकते हैं। डॉक्टर अश्विनी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या उन किसानों के लिए भी जो मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गी पालक हैं या हमारे, उनके लिए भी क्या कुछ ये जो जूनोटिक रोग की हम बात कर रहे हैं, इसका प्रभाव उन पर देखने को मिल सकता है? जो मुर्गी पालक है, एक बर्ड फ्लू रोग है जो मेरे ख्याल से बहुत से लोग अभी जानते हैं, क्योंकि मीडिया में काफ़ी उसका इंफॉर्मेशन दिया जाता है जी। तो ये रोग मुर्गियों में होता है और ये इस रोग की संभावना होती है कि ये मानवों में भी आ सकता है जी। तो ये बीमारी वैसे पक्षियों की ही है, मगर ऐसा भी होता है कि ये पाया गया है कि ये बीमारी मनुष्यों में भी आ सकती है जी। और खासतौर कर जहाँ संक्रमण पाया गया है उन मुर्गियों के से हमें बचना चाहिए, हमें उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर अश्विनी, जैसा आपने बताया कि कई सावधानियां यहाँ रखनी होंगी। इसके साथ ही डॉक्टर दीपक, आपके पास में आना चाहूँगा, आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह की वो हम परिस्थितियाँ मान सकते हैं, स्थिति होती है जहाँ पर जो जूनोटिक रोग हैं ये इनके बढ़ने की ज़्यादा आशंका रहती है? ये अगर देखा जाए तो प्राणी रुझान रोग या जो जूनोटिक डिजीज़ है अपने देश में, वैसे भी हमारा एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन वाली देश है, हर जगह अलग अलग सीजन्स आते हैं, पर ज़्यादा करके प्राणी रुझान रोग बारिश शुरू होने से पहले जी और बारिश के मौसम में काफ़ी मिलते हैं। कुछ ऐसे प्राणी रुझान रोग है जो इवन सर्दियों में भी काफ़ी मिल जाते हैं, और उसके बावजूद कुछ ऐसे प्राणी रुझान रोग है जो इवन समर सीज़न या गर्मियों के सीज़न में भी बहुत पाए जाते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, फिर चाहे गर्मी की बात की जाए, बरसात में तो हम सभी जानते हैं कि जो संक्रामक रोग हैं इनके बढ़ने की आशंका रहती है, लेकिन इससे बचा कैसे जाए ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। और इनके लिए ना सिर्फ हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार किसानों को जानकारी देते हैं किस तरह की सावधानी आपको रखनी है, बल्कि कई और उपाय हैं जो हमें करने होंगे। और इन्हीं के लिए अगर बात की जाती है, डॉक्टर सुनीला, आपके पास मैं यहाँ आना चाहूँगा। अभी तक जैसे हमने बात की कि जिस तरीके से रोग, जूनोटिक रोगों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो रोग जो पशु से मानव में आते हैं, लक्षणों की अगर बात की जाए तो प्रमुख रूप से किस तरह के लक्षण हैं, उनको भांप लेना जो इंसान है, पशुपालक हैं हमारे, उनके लिए अच्छा रहेगा, जिससे आगे उनका इलाज समय रहते हुए किया जा सके? जिस तरह के हम विभिन्न बीमारियों की बात करते हैं जो कि पशुओं से आते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने रेबीज का जिक्र किया, उसके बाद में हमने जिक्र किया अबाउट बर्ड फ्लू यानी कि पक्षियों के पालन में, या तीसरा हम बात करें साल्मोनेलोसिस जो कि मिलता जुलता एक रोग है टाइफाइड के साथ में, या फिर आजकल जैसे देखा जाए मनुष्य की जो गतियाँ बाहर भी बढ़ गई हैं, तो एक जो बीमारी है जिसकी चर्चा आजकल होने लगी है और पहले भी थी परंतु अब ज़्यादा लाइमलाइट में आने लगा है,
क्यास्नूर फॉरेस्ट डिजीज जो कि जी। दक्षिण भाग में देखा जाता है, बिल्कुल। और फिर ब्रुसेलोसिस। हर एक डिजीज के लक्षण जो है वो अलग अलग होते हैं, परंतु जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि रेबीज है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि जब तक उसके लक्षण आएंगे जी। वो 3 से 8 सप्ताह तक कुत्ते के संबंध में अगर जी। मनुष्य आता है, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि ना केवल ये एक घर का प्राणी बन के रह जाता है, परंतु ये हमारे सिक्योरिटी वगैरह में भी बहुत काम आते हैं। आप बिल्कुल। देखेंगे कि जितने भी पुलिस फोर्सेस वगैरह इनका इस्तेमाल करते हैं, तो जब वो अगर कुत्ते में भी आप पहले कहेंगे कि क्या लक्षण होंगे, वो जी। अगर कुत्ता अगर अलग रहने लगता है या फिर बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता है, खाना बंद कर देता है, तो ये एक लक्षण है कि आपके डॉग की या कुत्ते की जो है स्थिति ठीक नहीं है। और वो अगर रेबिड एनिमल जो है इंसान को काटता है जी। तो मनुष्य में लक्षण आने लगते हैं, और मनुष्य में लक्षण जो है विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। एकदम से अलग हो जाना, अनमना सा होना, पानी ना पीना, जी। या फिर बहुत ही अलग तरीके से व्यवहार करना। सो ये एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, परंतु इसकी मैं रोशनी भी दिखाना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही प्रिवेंटेबल डिजीज है। जी। प्रिवेंटेबल डिजीज इन द सेंस, इसके लिए आज हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध है, और वैक्सीन केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि कुत्तों के लिए भी उपलब्ध है, जिससे कि हमारा बचाव किया जा सकता बिल्कुल, है। लेकिन समय रहते जो जानकारी है वो जानना बेहद ज़रूरी है हर किसी के लिए, और इसको ना सिर्फ जानकारी बल्कि इसके बचाव जो है वो भी लगातार आपको हम बताएंगे। यहाँ डॉक्टर अशोक आपके पास में आना चाहूँगा। जिस तरीके से अभी तक हमने जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे जाना जूनोटिक रोगों के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए मुकुल जी, ये रोग जो हैं, एक तो हमें ये बात जाननी ज़रूरी है हमारे पशुपालकों को, ये स्वस्थ ये पशुओं से मनुष्यों में भी जा सकते हैं और मनुष्यों से पशुओं में भी आ सकते हैं। जी। तो दोनों तरफ ये रोग जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पशु बहुत स्वस्थ होने चाहिए, और जो पशुओं के साथ मनुष्य कार्य कर रहे हैं वो मनुष्य का भी स्वास्थ्य उतना ही आवश्यक है, ताकि पशु भी वो ऐसे किसी रोग से ग्रसित ना हो जी। जो मनुष्य में है और मनुष्य से पशु में आ सकता है। फिर हम रोकथाम के लिए हमें ये भी देखना होता है कि ये रोग किस प्रकार पशुओं से मनुष्यों में जाते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे खाद्य जनित बहुत सारे रोग हैं, जो हमारे खाद्य जो पशु उत्पाद हैं, दूध है, अगर उसमें हमने सावधानी नहीं ली है तो उसके द्वारा अगर पशु पहले से किसी रोग से पीड़ित है तो वो पशु के दूध द्वारा आ सकता है। हमारे किसान भाई आपने देखा होगा, एक साथ ही एक ही कमरे में जो है कई बार सोते हैं, पशु और मनुष्य साथ साथ रहते हैं गांव में, और गांव में नहीं शहरों के आसपास भी आपने देखा होगा जी। कि वो जो है तो वो जो वातावरण है उसको आपस में वो जो है उसके एक दूसरे से बांटते हैं और साथ साथ रहते हैं। तो बहुत सारे रोग ऐसे भी हैं जो हवा के द्वारा आ सकते हैं, जी। तो वो भी हमें देखना होता है। और कई बार कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो छूने से आ सकते हैं। जी। तो अब उसमें उसी प्रकार से हमें सावधानी लेनी होती है। नंबर 1, हमारा पशु जो है स्वस्थ होना चाहिए, जी। उसका वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, गंदगी ना हो वहाँ पे, और जो पशु जहाँ से हम खरीद रहे हैं वहाँ से भी हमारे किसान भाई देख लें कि हम स्वस्थ पशु ही खरीद रहे हैं। अगर चाहें तो पशु चिकित्सक द्वारा उसका जो है निरीक्षण भी करा सकते हैं कि भाई हमारा पशु जो हम खरीद रहे हैं वो कहीं बीमार पशु तो हम अपने उसमें नहीं ले आ रहे हैं। जी। फिर भी अगर कभी किसी किसान भाई को ऐसा मिलता है कि कोई पशु उन्हें लगता है कि किसी बीमारी से ग्रसित है या कोई किसी प्रकार के लक्षण प्रतीत होते हैं, जी। तो किसान भाई को सबसे पहले उस पशु को बाकी पशुओं से अलग कर देना चाहिए। उसे अलग बाड़े में या अलग कमरे में रखें, अलग स्थान पे, सावधानी के तौर पर सावधानी के तौर पे, जी। और पशु चिकित्सक को बुला के उसका निरीक्षण कराएं और ये जानने की कोशिश करें कि ये किस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है। जी। यह बीमारी दूसरे पशुओं को तो नहीं लग सकती है, या उस वातावरण को तो खराब नहीं कर सकती है, या मनुष्यों में तो नहीं आ सकती है। जी। उसके बाद जो पशु चारा है जो हम पशु को खिला रहे हैं, जो कंसंट्रेट कुछ ऐसा खिलाते हैं, कई बार खल इत्यादि, उसको भी हमें ध्यान में रखना होता है कि उसमें कोई जो है, जैसे कई बार बरसात के दिनों में कोई फंगस लग जाती है, जी। तो वो जो है उसका जो टॉक्सिन या जहर जो उसका होता है वो खली में या उसमें आ सकता है। तो हमें ध्यान रखना होता है कि इस प्रकार का हम जो है खाद्य उनको ना खिलाएं, जिससे हमारे पशु खुद भी बीमार हो सकते हैं, जी। उनका उत्पादन भी कम होगा, किसान को उससे जो है नुकसान भी होगा, पैसे का हानि भी होगा, और ऊपर से वो उत्पाद पशुओं के दूध द्वारा जी। या वो फिर से मनुष्यों में आ सकते हैं, और मनुष्य और
विशेषतः बच्चों को और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल, तो ये सावधानी यहाँ देखिए ज़रूर रखनी होगी। डॉक्टर डी.के. सिंह, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने जूनोटिक रोग के बारे में बताया और अभी यहाँ पर डॉक्टर अशोक ने हमें बताया कि कुछ रोग ऐसे हैं जो हवा की वजह से भी आ जाते हैं इंसानों में, कुछ छूने से भी आते हैं। तो कौन कौन से प्रमुख रोग हैं जो जूनोटिक रोग श्रेणी में आते हैं? जीवाणु से फैलने वाली बीमारियों में ब्रुसेलोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, ट्यूबरकुलोसिस ये प्रमुख बीमारियां हैं। इनके अलावा अन्य भी बहुत सारी बीमारियां हैं। वैसे ही विषाणु से फैलने वाली बीमारियों में रेबीज, कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज और निपा वायरस नामक बीमारी है। परजीवी से फैलने वाली बीमारियों में सिस्टिसर्कोसिस, हाइडाटिडोसिस, लिस्मेनियसिस ये सब प्रमुख बीमारियां हैं जो पशुओं से मनुष्यों में आती हैं। इनके आने की बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे ये कभी दूध से, कभी मांस से, कभी हवा से भी एक दूसरे के साथ नज़दीक रहने से भी आ जाती हैं। तो हमें इस चीज़ की बहुत सावधानी रखनी होगी कि हमारे पशु स्वस्थ रहें, स्वस्थ वातावरण में रहें। उन्हें किसी तरह की तकलीफ होने पर हम तुरंत ही निकटतम पशु चिकित्सक के पास जाएं, उनकी सलाह लें और जो उचित इलाज हो अपने पशुओं का इलाज कराएं, क्योंकि अगर हम उनका इलाज नहीं कराते हैं तो वो बीमारियां पशुओं में होंगी, पशुओं के द्वारा सीधे या उनके खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे अंदर आ सकती हैं। तो हमें इसकी हमेशा चिंता और सावधानी रखनी होगी। बिल्कुल, तो ये देखिए, इन बातों का लगातार हमें ख्याल रखना होगा। वही ये महत्वपूर्ण बातें जो हैं आपको हम भी यहाँ बता रहे हैं। डॉक्टर दीपक, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, ज़्यादातर अगर पशुपालकों की हम बात करें तो किस तरह की शिकायतें या सबसे ज़्यादा समस्या जो है किस रोग को लेकर उनकी रहती हैं? किसान जो शिकायत लेके आते हैं हमारे पास, ख़ास तौर पे उनके जानवरों की शिकायत लेके आते हैं हमारे पास जी। तो उस समय हमने देखा गया है कि गर्भपात होना जानवरों में, तो गर्भपात एक बहुत बड़ी समस्या है जानवरों में और उसके लिए बहुत सारे ऐसे प्राणी रुझान रोग है जो इसके कारण है। जैसे एक ब्रुसेलोसिस उसमें से एक है जी, उसके बाद लेप्टोस्पायरोसिस है, लिस्टीरियोसिस है, या और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्राणी रुझान रोग है। तो ये एक होता है। दूसरा ऐसा होता है कि कुछ और ऐसे बीमारियां हैं, खास करके आज जो दुधारू गायें हैं जी, उसमें एक मास्टाइटिस होती है। ये बहुत बड़ा मुख्य कारण है। वो भी बहुत देखने को मिलता है कि किसान वो अपने जानवरों को इसके, क्योंकि और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में जो आ रही है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो एक्वायर कर रहे हैं, जो थनैला जो रोग है उसमें से जितने भी जीवाणु निकल जो कारक है उसके लिए जी, वो काफ़ी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट पाए जा रहे हैं। तो उसके लिए एक ऐसी दवाई आज की डेट में बहुत बड़ी एक, खास करके वैज्ञानिकों के लिए तो एक बहुत बड़ी जी ये है। यानी कम शब्दों में अगर हम समझें तो ये हम कह सकते हैं कि कुछ रोग तो ऐसे हैं जो पशु से इंसानों में आ रहे हैं, लेकिन इंसानों की वजह से भी कुछ रोग हैं शायद जो जिनकी वजह से पशु को परेशानी झेलनी पड़ती है। राइट, ये सही बात कही है मुकुल जी आपने कि ऐसे नहीं है कि पशुओं के वजह से भी, बट मनुष्यों के वजह से भी बहुत सारी, जैसे अशोक सर ने भी अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो मनुष्य से भी पशु को हो सकती है जी। तो ऐसे में ये चीज़ें तो है ही कि दोनों को तकलीफ होती है। ऐसे दोनों, क्योंकि एक अलग रिश्ता जो है पशुपालकों का, देखिए वो अपने पशु के साथ रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या अगर उसका हम बात करें, क्योंकि समस्या जो है पशु को भी होती है और इंसानों को, यानी जो पशुपालक हैं उनको भी उठानी पड़ती है। डॉक्टर सुनीला, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ अभी डॉक्टर दीपक ने हमें बताया किस तरह की शिकायतें आती हैं, अगर वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अधिकतर जो हमारे किसान हैं या पशुपालक हैं वो शायद उन लक्षणों को समझ ही नहीं पाते हैं, और होता ये है कि परिणाम उसका ये होता है कि जो बीमारी है, रोग है, वो एक बड़ा रूप ले लेता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी किसी बीमारी की शुरुआत होती है, चाहे जैसे हमने अभी सिस्टिसर्कोसिस की बात करी, या हम इकाइनोसिस की बात करें, या हम ब्रुसेलोसिस की बात करें, तो शुरुआत में जो है सिम्टम्स बहुत ही वेग होते हैं, यानी कि बहुत स्पेसिफिक नहीं होते किसी भी बीमारी के। और धीरे धीरे जब ये इन्फेक्शन की मात्रा जो है बढ़ती चली जाती है, तब लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारे जैसे गर्भपात इन्होंने बताया एनिमल्स में होता है, सिमिलरली ये इंसानों में भी देखा गया है कि अगर ब्रुसेलोसिस की इन्फेक्शन है तो वो पहले माँ एक लो बर्थ वेट बच्चे को जन्म देगी, या फिर
बाद में स्टिल बर्थ या अबॉर्शंस की भी काफ़ी सारी शिकायतें यानी उसका आती प्रभाव करके। वहाँ भी देखने हाँ को जी। मिलेगा हमें। और ये साथ साथ में ये इन्फेक्शंस जो हैं ये बाकी और भी डिसीजेस के साथ में या बीमारियों के साथ में कॉमन होते हैं। जैसे कि हमने रिसेंटली दिल्ली में बहुत सारे केसेस चिकुनगुनिया के पाए गए, तो उससे बहुत ज़्यादा जोड़ों में बीमारी वगैरह जी। देखी गई। तो इससे ब्रुसेलोसिस वगैरह में भी हम देखें तो काफ़ी सारी जो कंप्लेंट्स हैं वो जोड़ों के दर्द से भी जुड़ी हुई हैं। जी, बिल्कुल। अगर हम सिस्टिक सर्कोसिस की बात करें, शुरू में उसके भी लक्षण जो हैं काफ़ी वेग रहते हैं, बट थोड़े दिनों बाद हम देखेंगे अगर वो ब्रेन को अफेक्ट करता है जी। तो इंसान में हेडेक की शिकायत जो कि अक्सर ये लक्षण हम मान सकते हैं इग्नोर यानी। की जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हो सकता है कि ये देखने की वजह से कमजोरी, चश्मा लगने वाला है। जी, जी। सो ज्यादातर ये बीमारियां जो है काफी लेट पकड़ में आती है, परंतु ये जरूर हमें एग्रीकल्चरल वर्कर्स यानी हमारे किसान भाइयों और साथ साथ वेटनरी डॉक्टर्स में भी जागरूकता लाने की जरूरत है जी। कि वो जब वो मरीज से बात करते हैं तो उनकी जब वो हिस्ट्री लेते हैं, यानी कि उनके पूरी केस के बारे में जब वो जो हिस्ट्री जानकारी जो भी हासिल करते जानकारी हैं। वो हासिल करते हैं, तो ये जरूर पूछें कि घर में वो किसी प्रकार के जानवर से जी। या किस प्रकार का उनका खान पान है, मीट वगैरह जो है कच्चा बना हुआ, या स्लॉटर हाउसेस में अगर कोई काम करता है जी। यानी कि जहाँ पे मीट वगैरह मिलता है, तो वहाँ जी। पे देखेंगे किस प्रकार की सावधानियां बरती जाती है। यानी किसी भी तरह का संपर्क जो है जी, उसका यहाँ पर ख्याल history रखना होगा। बहुत जरूरी है इसमें लेनी करें। बिल्कुल, सभी बातों को देखिए ध्यान में रखना होगा। कार्यक्रम में यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम यहाँ लगातार बात कर रहे हैं पशु और इंसानों के मध्य जो रोग होते हैं, संक्रामक रोग जो फैलते हैं, उनके लिए किस तरह की सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है। तो इन तमाम बातों को लेकर हमारे जो विशेषज्ञ हैं लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। और अभी तक आपने जाना किस तरीके से जो रोग हैं ये फैलते हैं, किस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ पर रहती हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम सावधानी बरतें। और सावधानी बरत के कौन कौन से प्रमुख रोग हैं जिनसे ना सिर्फ हमारे पशु की सेहत जो है वो ठीक रहेगी, साथ ही हमारी सेहत भी ठीक रह सकती है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। पशुओं से इंसानों में कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। करीब 250 बीमारियां ऐसी हैं जो जानवरों से इंसान को लग सकती हैं। माता भी इन्हीं बीमारियों में से एक है। माता विशेषतः भैंसों का रोग है। रोगी पशु के थनों में चेचक के दाने पड़ जाते हैं। जब व्यक्ति इसके थनों को धोता है तो ये रोग उस पर हमला कर देता है। उसे बुखार के साथ हाथों में दाने, दर्द और सूजन आ जाती है। ऐसे पशु को दस्ताने पहनकर धोना चाहिए। मुंह और खुरपका रोग गाय या भैंसों का विषाणु जनित रोग है जो मनुष्य में भी हो सकता है। इस रोग में पशु के खुरों और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। अगर मनुष्य ऐसे पशु के संपर्क में आए तो उसे भी हाथों, तलवों में फफोले आ सकते हैं। इससे बचने के लिए चौपायों को हर वर्ष टीके लगाए जाते हैं। कुत्तों में होने वाली खुजली भी इंसानों के लिए घातक हो सकती है। रेबीज भी जानवरों से इंसानों में होने वाला एक भयानक रोग है। कुत्तों के काटने से होने वाली इस बीमारी में विषाणु लार के जरिए घाव में घुस जाते हैं। रेबीज ग्रस्त व्यक्ति को हल्का बुखार, सिर दर्द, बदन में जलन, निगलने में परेशानी होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पशुओं के साथ थोड़ी सावधानी रखी जाए तो इनके जरिए फैलने वाली बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है।
तो इस रिपोर्ट में आपने जाना किस तरीके से हम अपने सेहत का ख्याल रख सकते हैं, इसके साथ साथ पशुधन हमारा यानी जो हमारे पशु हैं उनकी सेहत का भी ख्याल हमें रखना होगा। ये डॉक्टर अश्विनी आपसे हम और बेहतर ढंग से थोड़ा समझना चाहेंगे, जो पशु और इंसानों के बीच जो एक अच्छा रिश्ता माना जाता है, लेकिन जब ये रिश्ता जो है कहीं ना कहीं रोग की अगर बात आती है, जो लगातार हम बात कर रहे हैं, आप एक जो रोग हम यहाँ नज़र आते हैं, आपको क्या लगता है किस वजह से ज़्यादातर जो रोग हैं ये देखने को आते हैं? मुकुल जी, जैसे कि डॉक्टर अशोक और डॉक्टर सिंह ने बताया कि कई तरीके हैं जिससे कि पशुओं से मानव में रोग आते हैं। उसमें एक प्रमुख तरीका ये भी है कि जो खून चूसने वाले कीड़े होते हैं, जैसे कि मच्छर है या फिर चीचड़ है, जिसको कि किलनी भी कहा जाता है जी। ये जो कीड़े हैं या फिर ये मच्छर या चीचड़ है, ये मच्छर या चीचड़ जानवरों को काटते हैं और वो जानवरों को काटने के बाद में वो इंसान को काटते हैं। जी। तो अगर संक्रमण जानवरों में है तो वो जानवरों का संक्रमण इंसानों में आता है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस है जो कि सुअरों में या फिर पक्षियों में होता है। मच्छर जब संक्रमित सुअर को काटते हैं और फिर उसके बाद में इंसान को काटते हैं तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस का संक्रमण मानवों में भी होता है। काइसनोर फॉरेस्ट डिसीज जैसे सुनीला मैडम ने बताया, वो भी चीचड़ के काटने से होता है। ये इसको मंकी फीवर भी कहा जाता है जी। और जब संक्रमित चीचड़ मानव को काटती है तो ये संक्रमण मानव में आ सकता है। बिल्कुल, तो ये यानी उस वक्त हमें बचाव जो है वो करना चाहिए। और आप कोई भी अगर आपको लगता है कि पशु में किसी रोग के लक्षण आपको नज़र आते हैं तो शायद सबसे पहले तो ज़रूरी यही कि जो हमारे निकटतम पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करें, क्योंकि लक्षणों को पहचानना हो सकता है कुछ हमारे जागरूक किसान हैं, अनुभव जो है हमारे थोड़े बुजुर्ग किसान जो हैं उनका अनुभव यहाँ पर काम आता है, वो बता सकते हैं किस तरह के लक्षण। लेकिन बेहतर यही कि आप के पास जो निकटतम चिकित्सक हों, पशु चिकित्सक, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और इनके लिए ना सिर्फ जानकारी जो है वो आपको वहाँ से मिलेगी बल्कि उससे आपको बचाव कैसे करना है। डॉक्टर दीपक लगातार हमें बता रहे थे किस तरीके से जो समस्याएं हैं उनके पास आती हैं और उसके बाद उसका एक विकल्प जो है यानी बचाव के लिए क्या करना है ये जानकारी दी जाती है। डॉक्टर सिंह, आपसे हम यहाँ जानना चाहेंगे मुख्य जैसे यहाँ पे अब डॉक्टर अश्विनी ने बताया जो एक माध्यम है कैसे वो यहाँ बनते हैं, किस तरीके से अगर इंसान और पशु के बीच की बात की जाए कैसे रोग फैलते हैं, लेकिन इनसे बचाव के लिए हमें क्या करना होगा। प्रमुख रोग आपने हमें बताए थे, लेकिन इन्हीं रोगों को अगर हमें रोकना है या उनसे बचाव करना है तो किन बातों का ख्याल रखना होगा? कोई भी पशु उत्पाद बगैर पकाए, जैसे बहुत अपने गांवों में एक प्रथा है कि वो कच्चे गाय का दूध, कच्चे भैंस का दूध पीने की जी आदत है उन लोगों को। जी। मैं यहाँ पर यह बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कच्चे दूध से मनुष्यों में फैलती हैं जी। और अगर हम सिर्फ दूध को उबाल लें अच्छी तरह से, उसके बाद उनका सेवन करें जी। तो मात्र इतने से, जो कि हमारे यहाँ की एक परंपरा है, बहुत सी जूनोटिक बीमारियों से बचाव हो सकता है। जी, आपने यहाँ जिक्र किया डॉक्टर सिंह के अगर कच्चा दूध पीते हैं, इसका सेवन करते हैं तो कई रोग हो सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा अगर आप वो हमारे दर्शकों को अगर बताएं। हाँ, इनमें प्रमुख बीमारियां हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग और ब्रुसेलोसिस। ये बहुत ही प्रमुख बीमारियां हैं जो कच्चे दूध के सेवन से लगातार करते रहने से होती हैं और इनका मनुष्यों में पता बहुत समय के बाद चलता है, क्योंकि और जिस समय तक पता लगता है इनका निदान होता है तब तक रोग इतनी आगे बढ़ चुकी होती है कि उनका इलाज करना बहुत ही कठिन हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई भी मांस भी अगर खाना हो उसे अच्छी तरह से पका कर खाएं। कच्चे मांस का बहुत ज़्यादा बिल्कुल सेवन ना करें और उन्हें एक दूसरे में मिलने भी ना दें, क्योंकि अगर पके हुए पदार्थ के साथ अगर कच्चा मांस मिल जाता है तो वो पका हुआ खाद्य पदार्थ भी उससे संक्रमित हो जाता है और वो बीमारी फिर मनुष्यों में होती है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत मुख्य चीज है। फिर हमें अपने और अपने पशुओं के बीच एक सामान्य दूरी बना के रखनी होगी। जी। मैं समझ सकता हूँ कि हमारे किसान भाई, पशुपालक अपने जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ रहते हैं, लेकिन हमें उनके स्वास्थ्य के साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम एक निश्चित दूरी अपने पशुओं और अपने बीच बना के रखें। जी। उनके संपर्क में खास करके जब पशु बीमार हों उस समय सावधानी बरतें ताकि उनके संपर्क में कम से कम रहें, जिससे साथ रहने वाली क्षय रोग पशुओं के साथ रहने से भी मनुष्यों में आती है। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं। डॉक्टर अश्विन ने भी बताया
कि उनके द्वारा काटे गए मच्छरों से, जी, चींचड़ों से भी बीमारियां कई फैलती बीमारियां हैं। जो फैलती तो हैं। ये सावधानियां हमें बरतनी होंगी। गर्भपात होने पर हमें गर्भपात के सभी पदार्थों का बहुत सावधानी पूर्वक निस्तारण करना होगा। उन्हें गड्ढे खोदकर चूने के साथ डालें। बिल्कुल, ये तमाम बातें हैं जिनका ख्याल रखना होगा। देखिए, सावधानी आप बरतेंगे तो ये अच्छा रहेगा, ना सिर्फ आपके पशु की सेहत के लिए, उसको कोई जो और रोग हैं वो उनसे दूर रहेंगे, रोग मुक्त रह सकता है। और हमारे यानी इंसानों की अगर बात की जाए, पशुपालकों की बात की जाए, तो वो भी रोग से दूर रहेंगे। डॉक्टर अशोक कुमार, आपके पास मैं यहाँ आना चाहूँगा। अगर तमाम जो रोग हैं जो कहीं ना कहीं जोनेटिक रोग के क्षेत्र दायरे में आते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, और इनमें खासतौर से अगर हम बात करते हैं, कई तरह के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। और वहीं पर मस्तिष्क ज्वर की अगर बात की जाए, जिसको बुखार, हम जो किसान हैं, पशुपालक हैं, साधारण भाषा में कहते हैं दिमागी बुखार उसको कह दिया जाता है। अगर इस तरह की तमाम समस्याएं किसानों के साथ रहती हैं, पशुपालकों के साथ रहती हैं, ऐसे में इनका समाधान क्या, और खासतौर से जो सरकार है किस तरीके से प्रयास कर रही है? देखिए, एक तो हर बीमारी के लिए हमें समाधान ये देखना पड़ेगा कि एक तो स्वच्छता और स्वस्थ पशु रखना, और ये सब तो एक जगह हो गए, लेकिन हर बीमारी के लिए हमें उसका निदान करा के और उसके अलग अलग तरीके से उसकी रोकथाम करनी होती है। जैसे दिमागी बुखार के लिए आपने बताया, ये बहुत जो है, जब भी बरसात होती है बच्चों को खासकर प्रभावित करता है। और उत्तर प्रदेश के, और इस बार तो उड़ीसा में भी कई जगह ऐसे केसेज हुए कि वहाँ पे बच्चे काफ़ी हद तक प्रभावित हुए। तो इसके लिए जैसे मनुष्य में टीका उपलब्ध है जी, तो हम उन क्षेत्रों को चिन्हित करके कि यहाँ दिमागी बुखार जो जापानी एन्सेफेलाइटिस की वजह से हो सकता है। जैसे तो दिमागी बुखार के बहुत सारे कारण हो सकता है, मगर जापानी एन्सेफेलाइटिस एक मुख्य है जो पशुओं से, विशेषतः सूकरों से मनुष्यों में मच्छरों के द्वारा आता है। तो उसका टीकाकरण हम उन क्षेत्रों को चिन्हित करें, हम ये पहचान करें सूकरों में कि हाँ, इनमें अगर ये बीमारी है तो बच्चों में आ सकती है, और बच्चों का समय पर टीकाकरण कराएं। तो उस प्रकार से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। जैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिनके लिए सरकार भी काफ़ी जागरूकता फैला रही है, और कुछ जागरूकता लोगों में आ भी रही है। जैसे हाथ धोने वाली है, जब भी हम अपने पशु को छूते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, तो हमेशा उसके पश्चात हमें हाथ धोने चाहिए। साबुन से हाथ धोएंगे तो अगर कुछ ऐसा पशु के त्वचा पे कुछ ऐसा था जो हमें प्रभावित कर सकता है, तो उससे हम बच सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है, कई सारे रोगों से हम नियमित रूप से जो उनका पालन करके उसमें बच सकते हैं। और उसमें एक तो हमारा जागरूकता, और उसके लिए सरकार भी काफ़ी कुछ कर रही है। दरअसल एक तो हम लोग हमेशा शोध करते रहते हैं, हमारे संस्थान, कि किस प्रकार नए नए उपाय ढूंढे जाएं, और किस प्रकार हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी कहाँ पे है, कहाँ पे ज़्यादा फैल रही है, या कहाँ पे उसके आने की संभावना है। अभी हमारा एक संस्थान है बेंगलोर में, निवेदी करके, वो कई बार पशु में फोरकास्टिंग भी करता है पहले से कि इस समय ये बीमारी आ सकती है। तो उससे जो है हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी है वो भी फ़ायदा उठा सकती है, और वेटनरी कम्युनिटी भी फ़ायदा उठा सकती है। यानी उस संदेश को आगे पहुंचाया जाए, किसानों तक भी वो संदेश पहुंचे जिससे उनको जानकारी मिल सके। जी। और एक दूसरे सरकार कुछ कार्यक्रम बड़े उस पे चला रही है स्केल पे, जैसे ब्रुसेलोसिस है। अब हमें पता है ब्रुसेलोसिस पशुओं से मनुष्यों में आ रही है, और हमारे देश में एक भयंकर संक्रामक बीमारी है। तो हमारा जो पशुपालन विभाग भारत सरकार का है, वो एक प्रोजेक्ट लेके आया है, इस पे एक पूरा कंट्रोल प्रोग्राम उन्होंने बनाया है, और उसके तहत वो पशुओं का जो है टीकाकरण करा रहे हैं, ताकि पशुओं में अगर हम इस बीमारी को समाप्त कर दें तो मनुष्यों में ये बीमारी जाने की संभावना ही नहीं रहेगी। लेकिन यह भी सत्य है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं कि एक दिन या 2 दिन या 1 महीने में हो जाएंगी, यानी वक्त जरूर लगेगा। इन चीज़ों में वक्त लगता है, लेकिन यह पक्का है कि सरकार जागरूक है, संस्थान उस दिशा में जो है शोध कर रहे हैं, और सरकारें भी, भारत सरकार भी और राज्य सरकारें भी उसमें लगातार प्रयासरत हैं। बिल्कुल। तो देखिए, इस तरफ सभी का ध्यान है। ऐसा नहीं है जो हमारे पशुपालक हैं वो अकेले इस समस्या से उनको सामना ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन उनके साथ ना सिर्फ हमारे जो वैज्ञानिक हैं, पशुपालन विशेषज्ञ हैं, कोशिश उनकी ये रहती है कि जो उनको समस्या है उसका समाधान किया जा सके। डॉक्टर सुनीला, अगर बात की जाए, जैसा डॉक्टर अशोक कुमार ने हमें यहाँ पर बताया कि कोशिश यही की जाती है, और खासतौर से टीकाकरण की अगर बात कही जाए, तो आपको क्या लगता है कितना प्रभावी होता है अगर टीकाकरण का एक पूरी प्रक्रिया जो रहती है निर्धारित समय से होती रहे? मैं पहले तो पुराना, उससे मैं जहाँ पे डॉक्टर साहब ने छोड़ा था, मैं ये कहूँगी कि प्रधानमंत्री का जो स्वच्छ भारत अभियान है, ये सभी क्षेत्र में लागू है। यानी कि हमें ना केवल जहाँ पे पशु पलते हैं, बल्कि मच्छरों का उपाय और इंसानों की साफ सफाई, ये
सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्वच्छ भारत अभियान का पूरी तरीके से आप देखें कि इसका हमें इस प्लेटफॉर्म से ये जरूर ये कहना चाहिए कि हर क्षेत्र में हमें स्वच्छता बरतनी चाहिए। जहाँ तक कि आपने टीकाकरण की बात की, हमारे पास में आज जो टीके मौजूद हैं उनकी एफिकेसी यानी कि प्रोटेक्टिविटी 95% से भी ज्यादा है करके, बचाव क्षमता हम कह सकते हैं। बचाव क्षमता जो है बहुत ज्यादा है। और इसके लिए जैपनीज एन्सेफेलाइटिस की अगर हम बात करें तो हमारे देश की 85 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे सरकार ने अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी कि बच्चों के टीकाकरण में ही जहाँ पे यूनिवर्सली हर बच्चे को टीका दिया जाता है, वहाँ पे जैपनीज एन्सेफेलाइटिस का वैक्सीन भी शामिल किया गया है। और ये धीरे धीरे हम सभी क्षेत्रों में सरकार का प्रयास है कि धीरे धीरे हमारे टीकाकरण का हिस्सा बन जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, हम शुरू से ही जानते हैं कि टीकाकरण रेबीज के लिए भी उपलब्ध है, परंतु हमारे यहाँ से जाने में देर होती है। इंसान देखता रहता है कि मुझे कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते की तरफ ज्यादा ध्यान है। आवश्यकता इस बात की है, जागरूकता की, कि जल्दी से जल्दी हम जाएं और जहाँ पे कुत्ते ने काटा है उसको पानी, साबुन नहीं भी है तो पानी से धोएं और उसकी जांच होनी चाहिए कि ग्रेड 1 बाइट है, ग्रेड 2 है, किस तरह की ये काटा गया है, खून बह रहा नहीं बह रहा। क्योंकि थोड़ी सी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी गाइडलाइंस यानी कि हमारी जो इलाज करने की या डॉग को जब कुत्ता काटता है तो उस की मैनेजमेंट में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। क्योंकि रेबीज हम जानते हैं कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि लगभग 100% मौत है। पर इसका बचाव संभव है और बचाव तभी संभव है जब हमारे में जागरूकता है। और साथ साथ जागरूकता केवल हमारे में नहीं, हमारे चिकित्सकों में जागरूकता, हमारे आसपास सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की जागरूकता होनी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, जानकारी जो है उसका आदान प्रदान यानी होता रहे, वो जानकारी आगे भी जाती रहे। और वैक्सीन केवल एक ही बार नहीं, क्योंकि इसका एक पूरा शेड्यूल बना हुआ है और हमने ये ध्यान रखना है कि सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज बिल्कुल मुफ्त है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब हमें इस प्लेटफॉर्म से कहना है कि आप तुरंत ही किसी भी प्रकार के लक्षण देखें, आप अस्पताल या निकटतम प्राथमिक केंद्र में जरूर जाएं और उसका समाधान की जानकारी जरूर। बिल्कुल, देखिए निःशुल्क बिल्कुल जो हमारे किसान हैं, पशुपालक हैं, वो अस्पताल का रुख कर सकते हैं अगर आपको ज़रा सा भी यहाँ पर लगता है कि कुछ लक्षण नज़र आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए, देखिए जो जानकारी है, जागरूकता है, ये बेहद ज़रूरी हो जाती है। डॉक्टर दीपक, आपसे हम जानना चाहेंगे जागरूकता की अगर बात कही जाती है, जैसा आपने बताया कि कई किसान जो हैं वो आते हैं, आपको बताते हैं किस तरह की समस्या है, लेकिन उनको जो जानकारी दी जा रही है, उनमें जो जागरूकता है, उसकी अगर बात की जाए, आपको क्या लगता है कितनी वो जागरूकता और कहाँ अभी एक कमी जो है वो नज़र आती है? ये अच्छा सवाल पूछा मुकुल जी आपने, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि इवन अभी भारत सरकार ने, अभी मोदी गवर्नमेंट ने भी एक मेरा गाँव मेरा गौरव प्रोग्राम लॉन्च किया है जी। और इस प्रोग्राम में एक्चुअली इसका यही है कि हम किसानों के साथ जाए, किसानों की समस्या को समझे और उसका कुछ समाधान जो है वहाँ पर निकलना चाहिए, ज़रूरी है जी। तो ऐसे में ज़्यादातर हमने देखा है कि जब भी हम गए हैं गाँव में, किसानों से मिले हैं, तो उस समय हमने ये देखा है कि किसान ये सोचता है कि हमारे पास वैज्ञानिक लोग आ गए हैं तो हमारे पास इतने सारे ये है, बट ज़्यादातर लोगों को अभी भी ये नहीं पता है कि प्राणी रुजा रोग होते क्या है। बिल्कुल अवेयरनेस उनमें बिल्कुल है नहीं। जहाँ तक साफ सफाई की बात है, जैसे अभी हमने भारत स्वच्छ अभियान की बात की है जी, वो भी आज की डेट में बहुत जगह पूरी तरह से बिल्कुल जानकारी है किसी को, लेकिन शायद लोग अपनाना नहीं चाहते हैं उसको। और उसके साथ साथ जी ये कैसे रोग फैलते हैं ये भी उनको पता नहीं है। और आजकल सरकार इसी पे ध्यान दे रही है, खास करके हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं हर गांव में जा रहे हैं इस बात को लेके कि जैसे हमारा पशुजन स्वास्थ्य विभाग है, हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि लोगों को जितने भी प्राणी रुजा रोग है उनके बीच में अवेयरनेस लाने की कोशिश करें और उनको ये भी बता देते हैं ये मुख्य प्राणी रुजा रोग है जो आपके पशु से आप में आ सकते हैं और उसके लिए क्या क्या सावधानी, जो अभी हम लोग इस पे वार्ता भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोग बहुत आजकल गांव में जाके ये इस पे
काम भी शुरू किया है। बिल्कुल, तो लगातार देखिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो गांव-गांव पहुंचते हैं, पशुपालकों को भी समझाते हैं किस तरह से लक्षण किसी रोग के हो सकते हैं और उसके लिए आपको समाधान क्या करना है। सारी जानकारी जो है दी जा रही है। सरकार के जो प्रयास है उनकी भी हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे इन रोगों से हम लड़ सकेंगे, कैसे हमारे जो पशु हैं वो स्वस्थ रहेंगे, जो इंसान हैं वो रोग मुक्त रह सकेंगे और इसके लिए और कौन से प्रभावी कदम अब आगे उठाए जाएंगे, ये हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। विचार विमर्श में लगातार हम बात कर रहे हैं उन रोगों के बारे में जो पशु से इंसानों में आते हैं और इंसान से पशु में भी ये रोग हो सकते हैं। और अगर बात की जाए इन रोगों की, ज़ूनोटिक रोग इनको कहा जाता है, लेकिन इसमें कई सारे ऐसे रोग हैं जिन पर अभी हमने यहाँ चर्चा भी की अपने विशेषज्ञों के साथ। लेकिन इस चर्चा के बाद अगर बात की जाए, ये ज़रूरी होता है कि ना सिर्फ हमारे किसान इस जानकारी को लें बल्कि इस जानकारी को समझें, उसको अपनाएं और दूसरों तक भी ये जानकारी पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अब यहाँ हम बात करेंगे किस तरीके से इन रोगों का समाधान किया जा सकता है, बचाव क्या है। सावधानी अभी तक हमने जानी है, लेकिन आखिर ये रोग फैलते ही क्यों हैं, किस तरीके से इन पर रोकथाम हो सकती है और किस तरीके से क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, ये हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर डीके सिंह आपके पास मैं आना चाहूँगा। अगर हम बात करते हैं लगातार जो रोग हैं, ज़ूनोटिक रोग जो हैं, वो आपने हमें बताया श्रेणी में जो रोग आते हैं, क्या दायरा है इनका, लेकिन इनको अगर ख़त्म करने की बात कही जाती है, क्या साफ़ सफाई रखने से, स्वच्छता रखने से इन रोगों को ख़त्म किया जा सकता है? कुछ और कदम उठाने की यहाँ ज़रूरत है? सिर्फ साफ सफाई से काम नहीं बनने वाला है जी। इसके लिए पशुओं में जहाँ टीका उपलब्ध हैं, जैसे ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण कराना चाहिए। डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया भी कि अभी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चला रखा है इसके रोकथाम के लिए, जिसमें टीकाकरण की सुविधा मुफ्त दी जा रही है। ऐसे ही एक प्राणी रुजा रोग है एंथ्रेक्स, जिसके जीवाणु वातावरण में 50 साल से ज़्यादा तक भी रह जाते हैं। 50 साल से ज़्यादा? जी। तो उसकी भी टीका है जो पशुओं में दी जाती है। अगर हमारे पशुपालक भाई इन टीका का प्रयोग करें, अपने जानवरों को इन टीका में ये टीका लगवाएं, तो जानवरों में नहीं होगी। और ये ऐसी बीमारियां हैं जो मनुष्यों से मनुष्यों में नहीं फैलती है। और एक दफ़ा अगर जानवरों में हमने इस बीमारी को पैदा ही नहीं होने दिया तो निश्चित समझिए कि मनुष्यों में भी इसकी रोकथाम हो जाएगी। वैसे ही रेबीज के लिए कुत्तों का टीका उपलब्ध है। जो भी किसान भाई या सामान्य जन अपने घर में कुत्ता पालते हैं, उनके लिए रेबीज का टीका कराएं। मनुष्यों के लिए भी ये है, मनुष्य भी अपना टीकाकरण कराएं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टीकाकरण एक ऐसी सुविधा है, ऐसा उपाय है जिससे मनुष्यों में होने वाली वो बीमारियां जो पशुओं से आती हैं, इनकी रोकथाम बड़े कम पैसों में और बहुत सुरक्षित तरीके से की जा सकती है। बिल्कुल। तो देखिए हम कह सकते हैं कि जो लागत है वो भी यहाँ ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन सावधानी आपको ज़रूर बरतनी है। मैं एक इसमें उदाहरण देना चाहूँगा। ब्रुसेलोसिस के टीकाकरण और रोकथाम के लिए अगर 1 रुपया खर्च किया जाता है तो पशुपालकों को 7 रुपये का फायदा होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कम पैसे में कितनी अधिक बचत और आमदनी आप एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमने 1 रुपया खर्च किया और 7 रुपया हमें मिल रहा है तो 6 रुपये का तो फायदा ही है। बिल्कुल। तो ऐसे ही हर एक बीमारी के साथ ही इस तरह के आर्थिक फायदे भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। हर एक देखिए अगर बात की जाए आर्थिक की, अगर बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे किसान और
पशुपालन की हम बात करते हैं, पशुधन की बात करते हैं, तो उनकी स्थिति को और आर्थिक रूप से मजबूती देता है। लेकिन वहीं अगर कमज़ोर होगा, वहीं अगर किसी तरह के रोग और बीमारी लगती है तो ज़ाहिर तौर पर हमारे किसान पशुपालकों को नुकसान हो सकता है। इसलिए ज़रूरी यही कि समय रहते टीकाकरण जो है वो कराना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर सिंह ने हमें कहा। डॉक्टर दीपक, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अभी तक अगर बात की जाए, जैसा डॉक्टर सिंह हमें बता रहे थे कि अधिकतर जो रोग हैं उनके लिए टीकाकरण जो है वो बेहद ज़रूरी, किसान समय से कराएं। लेकिन कुछ और जो अन्य बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए और कौन से प्रमुख टीके हैं जो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे और हमारे जो पशुपालक हैं उनका पशु रोगमुक्त रह सकेगा? टीकाकरण तो बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे अभी बीमारियां हैं जिनके टीके अभी भी मीन्स जी मार्केट में अवेलेबल नहीं। जी खास करके वैज्ञानिक लोग इस पे अभी टीकाकरण शोध में लगे हुए हैं ताकि वो टीके आ जाए, ताकि उसकी रोकथाम कर सके। इसके अलावा मैं और कुछ इसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि हम हमेशा देखते हैं कि जैसे पशु बाड़े में हमारे बहुत सारे पशु रखे जाते हैं जी तो ऐसे में जो बीमार पशु है उनको तुरंत अलग करिए, एक अलग बाड़े में उनको रखिए, ताकि अगर वो बीमारी अगर संक्रामक बीमारी है तो वो अपने स्वस्थ पशु में ना आए। जी तो उसको अलग करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक कोशिश है कि जो भी जो वहाँ पे काम कर रहा है, जो अपना किसान उस पशु बाड़े में जो काम साफ सफाई के काम करते हैं, उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे प्राणी रोजा रोग रहते हैं तो वो अपनी सावधानी बरते, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारी से ये बच सकते हैं। जैसे कि गाउन पहनना, मास्क पहनना, चश्मा पहनना, हाथों में दस्ताने पहनना, गमबूट पहनना, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियों का हम बचाव ज़रूर कर सकते हैं। तीसरी बात है कि जब भी वो जो कामगार है उस पशु बाड़े में काम कर रहा है, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हम पहले स्वस्थ पशु की देखभाल करे अगर कम है तो जी, और उसके बाद वो फिर बीमार पशुओं की देखभाल करे। खास करके जैसे जो हवा से प्रदूषित हो के जो प्राणी रोजा रोग फैलते हैं, उसमें एक और सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है कि जो भी पशु है हमारे जिस पशु बाड़े पे है वो हवादार हो जी, क्योंकि अगर वो कंजेस्टेड होते हैं तो बीमारी बहुत जल्द फैलती है और जितने भी स्वस्थ पशु है वो भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पशु को हमेशा विपरीत दिशा में बांध के रखना चाहिए, एक दूसरे के सामने ऐसे नहीं बांध के रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होते हैं जो हवा प्रदूषित प्राणी रोजा रोग है वो जल्दी फैल जाते हैं, तो उससे ये कम फैलने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल, तो इस बात का भी यानी जो पशुपालक हैं उनको यहाँ ख्याल रखना चाहिए और ख़ास तौर से जी। और एक बात और ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि जब भी हम नए पशु अपने पशु बाड़े में लाते हैं तो उसे हमेशा इमीडिएटली लाके अपने पशु बाड़े में शामिल नहीं करना चाहिए। उनको एक माह तक एक अलग क्वारंटाइन शेड में रखना ज़रूरी है। उनका स्वास्थ्य का अगर वो स्वस्थ है एक बात, तभी वो अपने पशु बाड़े के पशु से मिलाइए। इससे ये अगर कुछ महत्वपूर्ण सावधानी अगर हम बरते तो इससे बहुत सारे प्राणी रोजा रोग की हम रोकथाम कर सकते हैं अपने किसान। बिल्कुल, तो देखिए सावधानी ही अगर आप बरतेंगे तो रोकथाम यहाँ पर हो सकती है। और यही सावधानियों की अगर बात की जाए, डॉक्टर अश्विनी आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है किस तरीके से जो हमारे ज़ूनोटिक रोग हैं इनकी तादाद जो है कम हो सकती है और हमारे किसानों के लिए जो पशुधन है यानी उनके जो पशु हैं वो अच्छे रह सकते हैं? अभी हमारे डिस्कशन में ये बहुत साफ हुआ है कि हमने रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। टीका हो गया, सफाई हो गई। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि रोग निदान, डायग्नोसिस, आप कौन सी रीजन में कौन सा रोग फिलहाल उसका संक्रमण हो रहा है, इसका निदान करना बहुत ही ज़रूरी है जी। और ये निदान जो है आज हमारे पास में नई नई टेक्नोलॉजी से इजाद किए हुए टेस्ट अवेलेबल है जो कि आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये कौन सा रोग है, यहाँ पे ये जानवर में कौन सा रोग है। आप जब तक जानेंगे नहीं कि ये रोग कौन सा है, आप निदान या फिर आप टीका या फिर आप उपाय कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता, वाला कदम नहीं उठा सकते। तो जो आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी से जो डायग्नोस्टिक टेस्ट
अवेलेबल हो चुके हैं या फिर हमारे पशु चिकित्सकों के लिए अवेलेबल भी है। DIS लेबोरेटरीज है या फिर रेफरल लेबोरेटरीज है या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, इनमें ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट आज के डेट में अवेलेबल है। तो जो अभी हमने काफी प्रगति कर ली है, जो कि हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कौन सा रोग फिलहाल इन जानवरों में हो रहा है। तो इन सुविधाओं का लाभ उठा के एग्जैक्टली कौन सा रोग कहाँ चल रहा है, जानवरों में कौन सा रोग है, ये जानने के बाद में हमारा सुरक्षा उपाय कारगर रह सकता है। तो ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, यानी सही रोग की पहचान करके ही उसका इलाज संभव है। हाँ। बिल्कुल, तो इस बात का देखिए ख्याल रखना होगा। साथ ही डॉक्टर सुनैना जी, आपके पास भी मैं आना चाहूँगा। आपसे हम जानना चाहेंगे, सावधानियों की अगर बात की जाती है, तमाम रोग भी हमने यहाँ जाने जो पशु से मनुष्य में आते हैं, मनुष्य से पशु में भी जाते हैं, आपको क्या लगता है किस तरह की सावधानी हमें और बरतनी होगी? क्योंकि स्वच्छता की बात की जाए, साफ़ सफाई की बात की जाए, टीकाकरण की बात की जाए, ये सब जानकारी हमारे किसानों को भी होती है, लेकिन इस जानकारी होने के बावजूद भी शायद इसको अपनाया नहीं जाता। हाँ, क्योंकि इस चीज़ को हम बार बार ध्यान नहीं दे पाते। और जैसे कि मैं सोचती हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में अब एक बहुत बड़ा सरकार का प्रोग्राम है, जिसको कि हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी कहते हैं और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी कहते हैं। रूरल एरिया में जो है हमारे स्वास्थ्य कर्मी और शहरी इलाकों में भी वो घर घर जाके पता करते हैं कि क्या क्या बीमारियां हैं बच्चों में, बड़ों में या हमारी युवाओं में या बूढ़े लोगों में। जानकारी के साथ साथ इलाज कहाँ संभव है ये भी जरूर बताना चाहिए। बिल्कुल, जानकारी के साथ इलाज क्या होना चाहिए ये भी ज़रूर बताना होगा। और पूरी जो एक प्रणाली है जिसको हम बात कर रहे हैं, लगातार जो सिस्टम है, इसको और मजबूत होने की ज़रूरत यहाँ पर, जिससे हमारा जो ग्रामीण तबका है, खासतौर से हमारे किसान हैं, पशुपालक हैं, उनके वो ना सिर्फ रोग मुक्त रहें बल्कि उनके पशु भी जो हैं सेहतमंद रहें। यहाँ डॉक्टर अशोक कुमार, आपके पास भी मैं आना चाहूँगा। अगर अब तक बात की जाए, हमने जाना और क्या क्या कदम जो हैं वो उठाए जाएंगे, क्या प्रभावी कदम हो सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए ज़ूनोटिक रोग की, तो उसको लेकर किस तरह के नवीनतम अनुसंधान या शोध की हम बात करें लगातार, जैसे कि जो हमारे विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं उन्होंने भी हमें बताया, लेकिन आपको क्या लगता है कौन से ऐसे नवीनतम शोध और अनुसंधान जो अभी तक किए गए हैं और आने वाले समय में वो उनके परिणाम हमें सफलतापूर्वक दिखाई देंगे? देखिए मुकुल जी, एक तो जो टीकाकरण जो है, कुछ रोगों के प्रति हमारे पास टीका उपलब्ध है जी। पहले भी कुछ रोगों को हम टीके की सहायता से रोकथाम कर पाए हैं। नए टीकों पे कार्य चल रहा है, जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि थनैला के विरुद्ध जो है, हम कुछ दिन बाद हमें लगता है थनैला मैस्टाइटिस जो कहते हैं, वो उससे दूध में काफ़ी संक्रमण आता है और उसके लिए हम टीका विकसित करने की कोशिश हमारे संस्थान कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बीमारियों में भी, जैसे दस्त हैं, उनके लिए भी जो है कुछ संक्रमणों के लिए टीके भविष्य में उपलब्ध होने की संभावना है, जिन पर लगातार निरंतर कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ ही हमारे संस्थान जो हैं वो उसमें जो जागरूकता कार्यक्रम जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसमें भी लगे हुए हैं। और उसमें मुझे लगता है कि उसमें जो हमारा मीडिया है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया है, वो भी काफ़ी उसमें जो है भागीदारी निभा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण आज मैं इस विचार यहाँ से कहना चाहूँगा कि ये जो रोग हैं, ज़ूनोटिक रोग, ये मनुष्य और पशुओं को दोनों को प्रभावित करते हैं। तो इससे जो हमें लड़ना होगा उसमें हमें पशु चिकित्सक और जो हमारे मानव चिकित्सक हैं उन्हें सबको साथ मिलके, और क्योंकि ये रोग वातावरण को प्रभावित करते हैं और वहाँ से भी रोग आ सकता है मनुष्य या पशुओं में, तो जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो सब भी इसमें होंगे। और इसमें मैं यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसी प्रकार से जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है, इन दोनों के बीच में अभी कुछ दिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री दोनों की उपस्थिति में दोनों के महानिदेशक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक समझौता जो है बनाया है और उस पर दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। और ये तय किया गया है, वैसे भी पहले भी हम लोग कई जगह जो है साथ मिलकर काम कर रहे थे, मेडिकल डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर, मगर अब इस समझौते के अनुरूप वो काम हमारा दिखना भी चाहिए और हमें और संगठित होकर साथ में रह के इन रोगों से लड़ना पड़ेगा, तभी हम इन रोगों का सामना कर पाएंगे। अगर हम अलग अलग सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर और वेटरनरी सेक्टर अलग अलग कार्य करते रहेंगे तो शायद उतनी इसमें जो है उतनी संभावना नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे कि जो है हमारा स्वस्थ पशु, स्वस्थ वातावरण और स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ भारत,
जो है ये, और ये तभी हो पाएगा जिसमें सारे सेक्टर्स जो है, जैसे हमने देखा पोलियो के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यानी एक मिशन के रूप में इसको लेना इसको मिशन के रूप में हमें लेना होगा, तब हम इसे जो है इसका अच्छे रूप से सामना कर पाएंगे। और ये मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, थोड़ा कठिन जरूर है। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण ज़रूर, लेकिन इसका सामना हमें करना होगा। जी डॉक्टर सिंह। मैं इसमें एक और डॉक्टर अशोक कुमार की बात को आगे बढ़ाते हुए एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा जी। जो इन्होंने बात करी, सबको मिलकर एक साथ काम करना होगा। आज न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरे विश्व में वन हेल्थ वन मेडिसिन की बात कर रहे हैं जी। हमें इन जूनोटिक बीमारियों को रोकने के लिए इसी मिशन को लेके आगे बढ़ना होगा, जिसमें न सिर्फ ह्यूमन मीन्स मतलब मेडिकल एंड वेटनरी डॉक्टर्स बल्कि सामाजिक वैज्ञानिक, पर्यावरण वैज्ञानिक, वन्य जीव वैज्ञानिक, सभी लोग मिलकर एक साथ सरकार की सहायता से काम करेंगे, तभी हम जूनोटिक बीमारियों को रोक पाने में सफल होंगे। बिल्कुल, यानी मान सकते हैं जो एक पूरी श्रृंखला है, सबको एक साथ मिलकर इसका सामना करना होगा और साथ ही साथ ये जानना होगा कि अगर जो जूनोटिक रोग हैं हमारे, ना सिर्फ उनके लक्षण जो है अधिकतर हमारे किसान भाई ये पहचानते भी होंगे, लेकिन उसका सामना कैसे करना है। और ज़रूरी यही अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत अगर अपने पशु के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें, और आप में कोई किस तरह के लक्षण आते हैं तो आप भी चिकित्सक से संपर्क करें। देर आपको नहीं करनी होगी, अगर कहीं भी देरी हुई तो हो सकता है कि रोग बढ़ जाए, जहाँ उसकी अवधि लंबी हुई उसका प्रकोप भी ज़्यादा हो सकता है। तो आज हमने यहाँ विचार विमर्श के जरिए जाना जूनोटिक रोग के बारे में, किस तरीके से रोग कहीं ना कहीं हानिकारक हैं हमारे पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए, साथ ही पशु की सेहत के लिए भी वहाँ पर हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है, लेकिन इनका सामना हमें करना होगा। चुनौतीपूर्ण कार्य ज़रूर है, लेकिन इसके लिए ना सिर्फ हमारे जो वैज्ञानिक हैं, पशु चिकित्सक हैं, लगातार काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारी सरकार भी प्रयासरत है। हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे जो विशेषज्ञ आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी ने दी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो साथ ही आज हमारे जो किसान हैं उन्होंने भी इन रोगों के बारे में जाना होगा। नाम उन्होंने ज़रूर सुना होगा जूनोटिक रोग, लेकिन कई ऐसे रोग हैं जो इसके दायरे में आते हैं, उनके लक्षण हमारे किसानों को ज़रूर पता है। लेकिन अब हमारे किसानों को करना क्या है, वो यही कि इन लक्षणों को आप अपने पशु चिकित्सक के साथ, जो लक्षण आपको दिखाई देते हैं, ये जानकारी उनके साथ साझा करें। और आपको भी थोड़ा सा यहाँ ख्याल रखना होगा, एक दूरी की जो बात कही हमारे विशेषज्ञों ने, ऐसा नहीं कि आप अपने पशु से दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उनके संपर्क में हैं थोड़ी सी सावधानी आपको यहाँ बरतनी होगी, जिससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, पशु का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, क्योंकि तभी जो आपका पशु है पशुधन कहलाएगा जब हमारे पशुपालकों की सेहत अच्छी रहेगी। तो फिलहाल के लिए आज विचार विमर्श में इतना ही, लेकिन कृषि संबंधी दूसरी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।